मेरे ख्याल में बासमती में 50 मन से कम एवरेज और गंदम में भी 50 मन से कम एवरेज अगर आपकी आ रही है तो आपको सोचना चाहिए कि आपको मुतबादल फसलों में जाना चाहिए या आपको कोई अपना तरीक़ेकार बदलना चाहिए। हूँ आपकी मेज़बान सुंदर सबास। तमाम लोगों को खुशामदीद, तमाम मेहमानों को और वो तमाम लोग जो हमारे साथ फेसबुक के थ्रू हैं और ज़ूम के थ्रू जो है वो हमारी मीटिंग में शामिल है, आप सभी लोगों को खुशामदीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये सीज़न जो है वो धान की काश्त का है और 20 मई से इसकी जो काश्त का सिलसिला है उसकी नर्सरी बनाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। और आज की हम इस बैठक के अंदर इसी सिलसिले में बात करेंगे कि हम नर्सरी में ऐसे कौन से काम करें कि जिससे हमारी पैदावार जो है वो बढ़ाने का जो मरहला है वो यकीनी बना सकें, और ऐसे कौन से काम है जो ना करें। इस तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए उसकी ज़मीन की तैयारी, उसके वीडीसाइड मतलब किस तरह की जो है हम जड़ी बूटियाँ हमारा अद्वियात हैं उसको किस तरह से जो है वो कम इस्तेमाल करें, मतलब हम हिफाजती मामलात की तरफ ज़्यादा जाएँ। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो आज माहिरीन जो है वो मौजूद हैं। हमारे साथ फील्ड मतलब जो खेतों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, वो भी मौजूद हैं, रिसर्च के इदारों से जो हैं वो भी मौजूद हैं और मार्केट के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन तमाम लोगों को खुशामदीद। हमारे साथ माहिर ज़राअत सीनियर साइंसदान जो चावल पर वसी काम कर चुके हैं, निफ्टी में अपनी गिराकदा खिदमात अंजाम दे रहे हैं, मोहम्मद आसिफ को मैं खुशामदीद कहती हूँ, और इमरान शेख साहब उनको मैं खुशामदीद कहती हूँ, जो कि पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह तक जो है वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं। धान की काश्त के हवाले से तरबियती प्रोग्राम भी दे चुके हैं, गैलेक्सी के अंदर अपनी खिदमात भी अंजाम दे रहे हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान बासमती हेरिटेज के अंदर फाउंडेशन भी हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर अबू फजल साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर अबू फजल साहब जो है वो ना सिर्फ वेरी पे काश्त के बारे में तमाम बातें जानते हैं बल्कि बासमती पे भी जो है वो गिरा कदर इनकी ग्रिप है, और माहिर ज़राअत हैं, माहिर धान की काश्त हैं। और ये जो हमारी मौसमियाती तब्दीलियों से जो हमारी ज़मीनें ख़राब हो रही हैं, इन तमाम सिलसिलों को जो है वो दबाते हुए एक मौसमियाती स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं वो अपने फार्म पर कर रहे हैं। आप तमाम लोगों को खुशामदीद। हमारे साथ सावी से माहिर ज़राअत जो हैं वो अली हसनैन साहब भी मौजूद हैं, उनको भी खुशामदीद। डॉक्टर खालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सावी के को फाउंडर हैं, उन्हें भी खुशामदीद। हम अपनी बैठक को आगे बढ़ाते हुए अपने तमाम माहिरीन से जो है वो बारी बारी सवालात करेंगे और किसान भाई भी जो है वो हमसे अपने सवालात पूछ सकते हैं। जी, सबसे पहले तो जो है वो मैं इमरान शेख साहब से सवालात शुरू करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, आप जैसा कि आप जानते हैं कि वैरायटी की जो सिलेक्शन है सबसे ज़्यादा वो अहम है। अब हमारे किसान भाई किस इलाके के हिसाब से कौन सी वैरायटी जो है ना वो सेलेक्ट करें, और कौन सी ऐसी चीज़ें वैरायटी सिलेक्शन के दौरान जो वो अपने दिमाग में रखें कि अच्छा हम इन सारे पैरामीटर्स को दिमाग में रखते हुए हमें ये वाली करनी चाहिए, क्योंकि हमारे किसान भाइयों की ज़्यादा कुछ अच्छा नई वैरायटी आ रही है तो हमें उसकी तरफ भागना चाहिए। इसके मुतालिक आप क्या कहते हैं, और जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल वैरायटीज़ हैं उनके मुतालिक आपकी क्या राय है? ओवर टू जी यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर खालिद महमूद साहब का सावी की इस बैठक का, जो कि बेसिकली फार्मर्स की बेटरमेंट और उनकी गाइडेंस के लिए। देखिए, इसके अंदर जो आजकल क्लाइमेट स्मार्ट राइस प्रोडक्शन की बात होती है, उसके अंदर वैरायटी जो है वो बेसिक हम समझते हैं कि इट इज़ ए फाउंडेशन। सीड को हम फाउंडेशन कहते हैं, और किसी भी चीज़ की फाउंडेशन जब तक ठीक ना हो उस पर कोई भी चीज़ आप बिल्ड नहीं कर सकते। तो इसमें जो थंब रूल है वो ये है कि आप लोकल वैरायटीज़ को प्रेफर करें, क्योंकि बदलते मौसम के साथ जो हमारी इंडिजिनस वैरायटीज़ हैं, चाहे वो न्यू वैरायटीज़ हैं, चाहे वो मुस्तहकम पुरानी वैरायटीज़ हैं, वही बदलते मौसम के साथ बेहतर तरीके से आपको अच्छी पैदावार भी दे सकती हैं और अच्छी आमदन भी दे सकते हैं। तो इसके अंदर ये है कि हमारे फार्मर्स को ये चाहिए कि वो वैरायटीज़ जो हमारे अपने इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट काला शाह काकू है, उनकी जितनी भी वैरायटीज़ हैं वो पाकिस्तानी मौसम, पाकिस्तानी हालात के मुताबिक टेस्टेड हैं। तो हमें किसी भी इम्पोर्टेड और किसी भी न्यू वैरायटीज़ का जिसका हमें सोर्स ना पता हो, उसके पीछे भागने की बजाय
हमें अपनी वैरायटीज़ को प्रेफर करना चाहिए। और अगर आपको ये लगे कि इस वैरायटी में कोई नई वैरायटी है, इसमें बड़ा पोटेंशियल है, तो उसको बहुत थोड़े एरिए पे आप उससे पहले कल्टीवेट करें, ताकि मेरा जो किसान भाई पूरे उसकी आमदन का इन्हिसार ही इसी चीज़ के ऊपर है कि वो किस तरीके से अपनी पैदावार भी बेहतर करे और कोई ऐसा तजर्बा ना करे जिससे उसको माली नुकसान हो। तो हम नई वैरायटीज़ को, नए लोगों को, नए प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करते हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट किसान के फार्म पे नहीं होना चाहिए। और किसानों को भी ये चाहिए कि इसको बहुत थोड़े जगह पे करके चेक करें, अगर वो उनके लिए सूटेबल हो फिर अगले सीज़न में उसको पूरे अपने एरिए में ये वो लगा सकते हैं। तो मैं इसकी मिसाल दूंगा कि बहुत सारी ऐसी हमसाया मुल्कों से वैरायटीज़ आई जिनको मीडिया में बड़ी हाइप क्रिएट हुई, सोशल मीडिया ने उसके ऊपर बड़ी की, लेकिन वो जब गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकी, वो स्टेरिलिटी आ गई, पत्तल हो गई, तो किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो हमें ये चीज़ पहला जहन में रखना चाहिए कि ये किसान के जो फार्म है ये उनकी रोज़ी रोटी है, ये तजर्बागाह नहीं है। तो हमें अपने इदारों के ऊपर एतमाद करना चाहिए और उनकी वैरायटीज़ को लगाना चाहिए। और आज भी आप देखें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त बाहर डिमांड है वो हमारे उन्हीं वैरायटीज़ की है जो कि हमारे अपने इंस्टीट्यूट्स की रिलीज़ करता है। तो मेरा यही आपसे ये आपकी क्वेश्चन का कि सर्टिफाइड वैरायटीज़ हूँ। अब ये जो हमारे किसान भाई अपना ही ज़ाती बीज 10-10 साल लगाते रहते हैं, इससे पैदावार में ना सिर्फ कमी आती है बल्कि उस वैरायटी की प्योरिटी में माहौलियाती असर की वजह से भी कमी वाक़या होती है। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि हमेशा जब भी अभी जैसे सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो अपने जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से सीड हासिल करें। सीड कंपनी से भी सीड ले सकते हैं, लेकिन वो सीड जो है वो सर्टिफाइड होना चाहिए। उसके अंदर सीड शुड बी टैग, उसमें टैग लगा हो और बैग हो। और ऐसी किसी कंपनी से सीड ना लें जो कि फेडरल सीड्स के साथ रजिस्टर्ड ना हो। जी शुक्रिया। शुक्रिया सर आपका। मोहम्मद आसिफ साहब, आप क्या कहेंगे इस मुतल्लिक? और आप ऐसी कौन सी वैरायटीज़ जो हैं वो, ये हमारी स्क्रीन पे कोई वैरायटीज़ जो हैं वो आज जो मतलब सर्टिफाइड जो वैरायटीज़ हैं उनका ये जो आपको बैनर है नज़र आ रहा है, आप इनमें से हमें राय देंगे अपने डॉक्टर मोहम्मद आसिफ? हमें अपने अदारों से अप्रूव हुई वैरायटी ही लगानी चाहिए। और चूंकि ये वैरायटी हमारे एक सिस्टम के थ्रू रिफाइन होके अप्रूव होती हैं और इसमें बहुत सारे माहिरीन की आउटपुट होती है। उसके अलावा हमारी लेबॉर्ट्री से इनकी सारे क्वालिटी पैरामीटर्स चेक होते हैं, उसके बाद ही अप्रूव होती हैं। और चूंकि हमारा एक्सपोर्ट का सारा सिस्टम लिंक्ड है हमारी वैरायटीज़ के साथ, तो हम अगर दूसरी वैरायटीज़ जो नॉन अप्रूव्ड वैरायटीज़ हैं वो हमारे सिस्टम में आ जाएंगी, तो वो मिक्स होके जब बाहर जाएंगी तो हमारा जो एक्सपोर्ट का सिस्टम है वो मुतासर हो सकता है। तो एक तो बिल्कुल हमें अप्रूव्ड वैरायटीज़ लगानी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो वैरायटीज़ की सिलेक्शन है वो हर फार्मर ने अपने सिस्टम के लिहाज से, अपने जो उसके रिसोर्सेज हैं, उसके अलावा क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, और जिस वक्त उसने अपनी मैनेजमेंट करनी है फार्म की कि किस वक्त कौन सी क्रॉप लगानी है, उसके अकॉर्डिंग ही उसे अपना सिलेक्ट करनी चाहिए। जैसे बासमती, कुछ लोगों के पास पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, वो अगर देर तक अवेलेबिलिटी रहती है, वो भी है ना, हर साल में कभी पानी की अवेलेबिलिटी मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ होती है। अगर अर्ली पानी अवेलेबल है तो वो कोर्स वगैरह या लगा के ताकि बेटर यूज कर ले। दूसरा, मौसम का भी बेहतर उसका पानी का के लिहाज से इस्तेमाल किया जा सकता है कि अगर जिन इलाकों में अर्ली बारिशें होती हैं वो अर्ली उस लगा के अपना कोर्स वैरायटीज, और अगर मॉनसून जैसे बासमती का एरिया लेट आता है तो उनको बासमती लगानी चाहिए थोड़ी सी लेट करके। तो सारे रिसोर्सेज को बेटर तरीके से यूज करके ही हम एक तो उसमें पानी की जो है बचत हो सकती है, साथ में जो इनपुट्स की वजह से जो हमें खर्चा है वो भी कम हो सकता है, और दूसरा जो पैदावार है वो भी बेहतर ली जा सकती है। बहुत शुक्रिया सर। सर, चावल के सिलेक्शन तो होगी, हमने वैरायटी की सिलेक्शन जो है वो लोकल अपनी हमारे इलाके के अंदर जो भी सूटेबल है उसके अकॉर्डिंग करनी है। अब दूसरी चीज़ कि हम सीड की ट्रीटमेंट कैसे, हम सीड को तैयार किस तरह करें अपनी नर्सरी लगाने के लिए, वो उसके बारे में बताएं।
सवाल डॉक्टर अबू फजल साहब से पूछना चाहती हूँ। जी ये आपने स्क्रीन पे जो शेयर किया हुआ है तरीका, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल मुनासिब है। और इसमें जो है हम लोग बना रहे इस दफ़ा सारी मूंजी जो है वो मशीन से ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और हम ट्रेज में ग्रो कर रहे हैं। तो इसमें जो है जो वैरायटीज़ का ये था, अब हम हमारे अपने प्रैक्टिकल मसले हैं। हम एक वैरायटी 150 एकड़ में नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें हमारे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता। इसकी वजह से हमने 3 वैरायटीज़ सिलेक्ट की हैं इस दफ़ा। और सबसे पहले हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं हाइब्रिड LP2 लगाया हमने। और इससे हमारी पानी की मैनेजमेंट और हमारी लेबर की मैनेजमेंट, अपने वसाइल के मैनेजमेंट वो बेहतर तरीके से हो जाते हैं। इसके बाद में हम ये कायनात वैरायटी लगाएंगे और फिर आखिर में 1509 या किसान वैरायटी लगाएंगे। तो इसमें जो सीड है वो सर्टिफाइड लेना चाहिए, लेकिन मेरा आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ कि सर्टिफाइड सीड लाते हैं, उसमें भी जोना मिक्स हुआ हुआ होता है, उसमें भी पत्तल होती है, तो कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। तो हम सबको सीड को खुद देखना चाहिए कि खोल के सैंपल कुछ देते हैं और जब आता है बीज तो कुछ और होता है। तो सीड की क्वालिटी जो है उसको आपने इंश्योर करना है, जो भी माहिरीन है उनसे चेक कराएं सैंपल और जर्मिनेशन टेस्ट लगाएं। तो इसमें मेरी ये गुजारिशात थी। बाकी आपने जो स्क्रीन पे शो किया हुआ है ये तरीका जो है ये जो हाथ से लगाई जाती है उसके लिए ये मुनासिब तरीका। ठीक हो गया सर। जर्मिनेशन टेस्ट जो आप कह रहे हैं वो किसान किस तरह लगाए? जी जर्मिनेशन टेस्ट ये है कि आप 100 दाने गिन के और उसे टिश्यू पेपर में लपेटें और उसको गीला करें और एक प्लास्टिक के डब्बे में रख दें और उसमें आपको पता चल जाएगा इसमें से कितने दाने निकले हैं। लेकिन उससे पहले आपको 100 या 1000 दाने को चेक करना चाहिए कि इसमें पत्तल कितनी है, इसमें जो गैर वैरायटीज़ कितनी है। पहले आपने उसको चेक करना है कि उसमें मिक्सिंग है या नहीं है। और दूसरे उसके बाद जर्मिनेशन टेस्ट बहुत सिंपल है। कोई भी नमी वाले माहौल में आप इसको बीज को किसी भी बीज को ग्रो कर सकते हैं, वो चावल है, गंदम है, जंतर है। मैं कोई भी बीज लगाने से पहले जर्मिनेशन टेस्ट करता हूँ और उससे मुझे पता चल जाएगा कि 90% से ज़्यादा अगर जर्मिनेट कर रहा है तो ये बीज ठीक है। अगर उससे कम कर रहा है तो फिर मुझे बीज की मिकदार बढ़ानी पड़ेगी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, हम अपने अगले सवाल की तरफ चलेंगे कि बीज की सिलेक्शन भी होगी, बीज की तैयारी भी होगी। अब हम किस मतलब हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो ज़मीनें पाई जाती हैं, तो हम किस ज़मीन के मुताबिक कौन सा तरीका जो है ना वो इस्तेमाल करें? इसके लिए इमरान शेख साहब, मैं आपसे चाहूँगी कि आप हमें जवाब दें। जी, इसमें जो मेन चीज़ है इस वक्त वो वही जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हमने अपने फार्म के हालात के मुताबिक ये डिसीजन लेना है कि हम कौन सा तरीका अपनाएं। इस तरह पानी की कमी वाक़या हो रही है, नहरी पानी बहुत ज़्यादा कम हो रहा है और हमारा अंडरग्राउंड वाटर भी काफ़ी नीचे जा रहा है। इस दफ़ा जिस तरह एल नीनो की प्रेडिक्शन है उसमें मामूल से कम बारिशें मुतवक्को हैं। तो हमने ये देखना है कि हम किस तरीके से ग्रो मोर राइस विद लेस वाटर। उसके अंदर अगर ये खुश्क तरीका है और दूसरा कद्दू का तरीका है। अब खुश्क तरीके में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है जड़ी बूटियों का। हमारे किसान भाई अपने खेत के मुताबिक देख सकते हैं कि कहाँ पे वो अगर पानी वाफर है या मामूल से बेहतर है। जिस तरह कई इलाकों में शॉर्टेज है तो वहाँ खुश्क तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आपके पास पानी अवेलेबल है और ज़मीन आपकी सख्त है, जिस तरह हमारा ये कॉलर ट्रैक है, वहाँ पे ज़मीन में पानी खड़ा करने की सलाहियत है, तो वहाँ पे कद्दू का तरीका होना चाहिए। लेकिन जिस तरह
किसान भाई 15-15 दिन पानी खड़ा करते हैं। तो अब ये जो तरीके हैं ये ऑब्सलीट हो गए और हमारे किसान भाइयों को ये चाहिए कि किसी तरीके से जैसे वाटर टाइट रोटावेटर होता है तो वो तो आपको 3 दिन से के अंदर अंदर ही कद्दू तैयार हो जाता है। तो रोटावेटर यूज़ करना चाहिए और जिन किसान भाइयों के पास गंदम वाले रोटावेटर हैं वो उसमें सीलें डलवा के छोटी सी अल्ट्रेशन करवा के तो उसी रोटावेटर को अपनी मुंजी की काश के लिए कद्दू करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि मैकेनिकल ट्रांसप्लांटिंग के ऊपर तो इसमें भी कद्दू तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन 3-4 दिन से बाई मैक्सिमम 1 हफ्ते से ज़्यादा का कद्दू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पानी की शॉर्टेज के तनाज़र में हमने ये बारहा इसके तजर्बात किए कि हमें बहुत लंबे अरसे तक कद्दू करने की ज़रूरत नहीं है पडलिंग की, बल्कि 3 से 4 दिन में हो जाए। और रोटावेटर जो है वो सबसे इफ़ेक्टिव है। उसमें जो मेन चीज़ है जो हमारे किसान भाई आम हल और चेन इस्तेमाल करते हैं, उससे जब आप कद्दू कर रहे होते हैं तो कीचड़ में हल चला रहे होते हैं या सुहागा दे रहे होते हैं, तो जब कोनों पे ट्रैक्टर जाता है तो वो आपका जो लेज़र लेवलिंग के ज़रिए आपने ज़मीन हमवार की होती है वो लेवल ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हमें इस चीज़ पे भरपूर तवज्जो देनी चाहिए कि हम लोग या किराए पे रोटावेटर हासिल कर सकें या गंदम का जो रोटावेटर है उसी की अल्ट्रेशन करवा के कद्दू का तरीका जो है वो उसके ज़रिए रोटावेटर इस्तेमाल करें। बाकी ये जो ड्रिल की काश्त है या बाकी और छट्टे वाला मेथड है ये बहुत ट्रिकी है। इसमें कई किसान तो बड़े कामयाब हैं, लेकिन कई किसान जो है वो यहाँ तक जड़ी बूटियों के मामले में और इसमें दूसरे मसाइल हैं कि उनको ज़मीन में दोबारा हल चला के दोबारा रवायती तरीके से मुंजी लगाना पड़ी। तो इसमें फार्मर टू फार्मर वेरी करता है। सावी क्योंकि एक न्यूट्रल फोरम है तो मैं इसके ऊपर ये कहूँगा कि आप अपना जो कद्दू का दौरानिया है और कद्दू करने का जो तरीका है उसके अंदर रोटावेटर लेके आएँ और दूसरा ये कि उसका दौरानिया काम करे। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि सीड के ऊपर ना कि उसमें अदर वैरायटीज़ या जोने के दाने होते हैं। अगर कोई रजिस्टर्ड सीड कंपनी अपने टैग के साथ उसकी जर्मिनेशन जो है वो 85% से कम होती है और उसके अंदर जो कंट्रास्टिंग वैरायटीज़ हैं या दूसरी जो वैरायटीज़ हैं वो अगर उसमें शामिल होती हैं तो आप किसान भाई सार्व अदालत में जाके उस कंपनी के ख़िलाफ़ अपना क्लेम हासिल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हमें अवेयरनेस चाहिए, इसके ऊपर हमें एक कैंपेन होनी चाहिए कि वो कंपनियां जो रजिस्टर्ड नहीं है और सीड बेच रही हैं और वो कंपनियां जो टैग लगा के, क्योंकि जब टैग लगा होता है तो वो फेडरल सीड उस चीज़ का गारंटर होता है, रेगुलेटर जो है कि अगर उस मेयार के से कम कोई सीड कोई कंपनी दे रही है तो वो कंपनी जो है वो किसान के नुकसान का अजाला करने की पाबंद है। शुक्रिया जी। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी बात और बहुत इन्फॉर्मेटिव बात बताई है। इससे हमारे किसानों को भी जो है ना वो आगाही मिल गई है कि भाई हाँ अच्छा ये काम भी होता है, तो ना मतलब अब हम इसके बारे में भी जो है वो काम कर सकते हैं। सर क्या आप हमें बताएंगे कि आपने डायरेक्ट सीडर राइस की जो टेक्नोलॉजी है आज कल आई हुई, क्या आपने इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट लगाया है? आपका क्या एक्सपीरियंस है और किस तरीके से जो है वो आपने इसको हैंडल किया? सुंदर साहब ने मेरे से ये सवाल किया? जी जी सर, मैंने आपसे किया ये सवाल। अच्छा, इसके अंदर ये है कि हम लोग 2016 से डायरेक्ट सीडिंग को मुख्तलिफ तरीक़ों से ना कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसके अंदर जो मसाइल है ना वो इस तरह के हैं कि जड़ी बूटियाँ ख़ास तौर पे घोड़ा घास है, इसी तरह मदाना घास है, बांसी ग्रास है, तो ये वीड्स इतनी ज़्यादा प्रोलिफरेट करती हैं कि फार्मर्स जो हैं वो बेचारे इतने परेशान होते हैं कि उनको हल चलाना पड़ता है और वो आगे से जो है ना वो डायरेक्ट सीडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा मुहतात होते हैं। लेकिन वो हमारे फार्मर जहाँ पे जड़ी बूटियों का मसला नहीं है, मतलब किसी ने पहले बरसीम लगाई है, फॉडर लगाया है और उसके बाद उसने किया है, और कुछ लोग जो है जो वीडिसाइड्स जो कि अच्छी तरह अवेलेबल इन वीड्स के ऊपर नहीं है, तो बहुत से कुछ फार्मर हैं जो उनके ये तजर्बे कामयाब रहे हैं या कई रिसर्च साइट्स के ऊपर ये बेहतर रहा है। लेकिन ओवरऑल इन जनरल जो है ना ये फार्मर्स की इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट हैं और मोहतात हैं। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दिया, जड़ी बूटियाँ हैं। दूसरी चीज़ जर्मिनेशन का भी इशू आता है। तीसरी चीज़ ये कि जो आपका वीडी राइस है जिसे हम चोबा कहते हैं, रेड राइस, वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा आता है।
लास्ट ईयर की जो वैरायटी है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें आती है। उसके बाद जो राइस मिलें हैं उनके पास इस डायरेक्ट सीडिंग के थ्रू जो चावल आता है उसके में टोटा बहुत ज़्यादा होता है, उसमें चाकीनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सबसे पहले हाफिजाबाद में हमने इसके ट्रायल किए थे और वहाँ के फार्मर सबसे पहले उन्होंने तौबा इससे की। बाकी ये कि ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बज़ाते खुद अच्छी होती है, उसके SOPs हैं, वो किस तरह आपने उसको मैनेज करना है, फिर वो SOPs क्या आपके फार्म के लिए सूटेबल हैं। अगर एक किसान है उसके मसाइल फार्म के इस तरह के हैं कि वो SOPs पे अमल नहीं कर सकता, तो फिर हम ये कहते हैं कि डायरेक्ट सीडिंग जो है ये हर किसान, हर ज़मीन के लिए और हर फार्म के लिए नहीं है। तो हमारे किसान भाइयों को इसको अपने फार्म पे 1 या 2 एकड़ पे टेस्ट करना चाहिए और अगर वो ये समझे कि वो इसको बड़ी अच्छी तरीके से चला सकते हैं तो फिर ये लेबर सेविंग भी है और ये किसान के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इसकी कम है। लेकिन ये कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कमी जो है वो एट द स्टेक ऑफ होल सीजन या क्रॉप नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि किसान का फार्म तजर्बागाह नहीं होना चाहिए, तजर्बे जो हैं वो रिसर्च साइट्स पे होने चाहिए और फिर डेमो प्लाट जो है वो किसान के खेत में लगे जिसका खर्चा वो बर्दाश्त करें जो इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि किसान भाई जिनकी पूरी की पूरी डिपेंडेंसी इसके ऊपर है उनको नुकसान से या किसी नाकाम तजर्बे से बचाया जा सके। शुक्रिया। थैंक यू सर। सर खालिद आपने बात पेश की है। सर हम पहले देखते थे कि ये डिस्ट्रिक्ट शेखपुर है ना, इसमें आज से 3-4 साल पहले चले जाना तो लोग जून के मिड में जाके या लास्ट पे जाके 1509 की नर्सरी लगाते थे और फिर जाके जो है ना वो जुलाई के स्टार्ट पे ये इसकी जो है ना वो ट्रांसप्लांटिंग करते थे। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि लोग जो है ना उन्होंने शिफ्ट कर दी हुई है, वो ये भी 2 दफ़ा लगाना चाह रहे हैं। तो क्या ये जो 1509 की वैरायटी है ये अर्ली में इसकी यील्ड पे कोई फर्क आएगा इमरान साहब? जी, ये जो 2 फसलें हासिल करने वाला काम है ना, ये हमारी ज़मीन के लिए और हमारे इकोसिस्टम के लिए, जिसमें ये मुख्तलिफ वीड्स हैं। जैसे आज मैं कहूँ कि ये घोड़ा घास कहाँ से आया है, तो ये किसी हाइब्रिड सीड के ज़रिए आया है चाइना से। इसको चाइना स्प्रेंगल टॉप भी कहते हैं। इसी तरह ये सैलाबी पानी से बहुत ज़्यादा आया है। तो 2 फसलें हासिल करना आपकी ज़मीन के लिए इंतहाई नुकसानदेह है और इसमें जो मज़ारे हैं यानी कि जिन्होंने ठेके पे ज़मीन हासिल की हुई है उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं कि इस ज़मीन में यानी कि जो सस्टेनेबल सॉइल हेल्थ की हम बात करते हैं कि देर पा ज़मीन की हेल्थ, उसकी फर्टिलिटी, उसमें ये बिल्कुल एज ए तालब इल्म मैं ये कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफी है हमारे लिए, एक बहुत बड़ा अलमिया है कि ये 2 क्रॉप्स जब आप लेंगे तो ज़मीन के लिए भी नुकसानदेह है और ऐसे कीड़े और ऐसी चीज़ें हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करने में, जिसे हम कहते हैं कि नेचर फिर अपना इंतकाम लेती है, तो वो यही वाले मामलात हैं। जिस तरह ये ब्राउन प्लांट हॉपर है, तो ये हमारा हमसाया मुल्क जो है इसका कीड़ा नहीं था, ये तो साउथ ईस्ट एशिया से थाईलैंड और ये फिलीपीन से जो है ना वो ट्रैवल करके आया। तो जब हमसाया मुल्क में 2-2 फसलें लगनी शुरू हुई और वहाँ पे उसको अल्टरनेट होस्ट नहीं मिला, तो ये ब्राउन प्लांट हॉपर माइग्रेटरी पेस्ट जो है ये बॉर्डर के ज़रिए हमारे भी इलाके में आया और इस वक्त तब से मेजर पेस्ट जो है वो ब्राउन प्लांट हॉपर है, जो कि मुंजी जब तैयार होती है उस वक्त उसका अटैक है। उसके ऊपर जब स्प्रे होते हैं तो वो दाने में जहर के असरात आते हैं जिससे हमारी एक्सपोर्ट उसी तरह मुतासर होने का खदशा है जिस तरह हमारे हमसाया मुल्क की एक्सपोर्ट यूरोपीय यूनियन में पाबंदी लगी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि दूसरी जो फसल आप लगाएंगे उसकी पैदावार बिल्कुल कम होगी और जो आप पहली फसल अगर 1509 लगा रहे हैं या दूसरी फसल 1509 लगाएंगे तो जो आप पहली फसल लगाएंगे उसमें पत्तल होगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्मी में आएगी। अगर वो अगस्त में आ रही है तो वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर गर्मी होगी और जब आप दूसरी फसल लेट लगाएंगे तो उसकी पैदावार बहुत मुतासर होगी। तो हर फार्मर के अपने तजर्बात और मुशाहदात हो सकते हैं, लेकिन ये ज़मीन के लिए, हमारे माहौल के लिए, कीड़ों की परवरिश में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन ओवरऑल अगर आप हमारे किसान भाई वो जिनकी अपनी ज़मीन है वो देखेंगे कि ज़मीन की ज़रखेज़ी, ज़मीन की सेहत, कीड़ों की फरावानी और पैदावार में कमी का सामना होगा। इसलिए हमें बिल्कुल
वो फसल लगानी चाहिए जिसमें हम गंदम टाइम पे लगाएं और मुंजी की पैदावार ज़्यादा लें और उसको वक्त पे गंदम काश करें। ये मेरा ज़ाती और तजर्बा है, इससे कोई भी बंदा इख्तलाफ कर सकता है। शेख साहब ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਨਰ ਸਟਿਆ ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਏ ਹੋ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੋ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਲਈਏ, ਦੋ ਲਈਏ ਫਸਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਬਜਾਏ ਸੇ ਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਅਬੂ ਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਮਤਲਬ ਲੌਂਗ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ज़्यादा अरसे वास्ते नुकसानदेह है या सिर्फ एक साल वास्ते फ़ायदा हो जाएगा? देखें, मैं कोई माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इमरान साहब की बात से कि हमें जो भी चीज़ करें वो ऐसे करें कि सस्टेनेबल हो और ज़मीन की सेहत बरकरार रहे। और इसमें मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एक फसल लें और भरपूर लें और टाइम से लें। फसल में तीन ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक ये है कि उसकी बीज जो है वो अच्छा होना चाहिए, दूसरा वो सही वक्त पे लगे, और तीसरा ज़मीन की तैयारी सही हो। तो आप जब आप दो फसलें लगाते हैं आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, एक को जल्दी लगाएंगे एक को लेट लगाएंगे। तो बिल्कुल मैं इसके हक में नहीं हूँ कि दो चावल की फसलें। तो आप क्या कहते हैं कि हमने फसलें ज़्यादा लेनी है, तो वो आप ज़रा अपना तजर्बा तुसीं दसो ना डॉक्टर साहब कि तुसीं जरा जिन्ना तुसीं करदे हो कि केरी फसल ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਕੇਰੀ ਆਂਦੀ ਤੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈ ਵਾਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਅਗਰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਚਾਵਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਹਾਰਵੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਰੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਜਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੌਪ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰੀਫ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਸਲ ਹੈ। ਤੇ ਰਬੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 2-3 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਰਾਈਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟਰ ਲਗਾ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ ਲਗਾ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਕਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਰਾਈਸ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਡੀਬਲ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਈਏ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਅਸੀਂ ਚਾਵਲ ਦੀ ਫਸਲ ਅਗਲੀ। ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਇਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਇਆ ਜਾਂ ਸਰਸੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਕੈਨੋਲਾ ਜੀ, ਕੈਨੋਲਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਨਫਲਾਵਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤਿਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਿਲ ਦੀ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ ਤਿਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕ੍ਰੌਪ ਰੋਟੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਤਰਬੂਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ बढ़ਦੀ ਹੈ। ਮਟਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਗਿਊਮਿਨਸ ਕ੍ਰੌਪਸ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। आई थिंक चूँकि ऐसी चांस है कि ना मतलब सुनते थे बहुत, आपने शुरू में बात की थी कि ज़िम्मेदार चूँकि अपनी मुल्क की खुराक को भी पूरा करना चाहता है, हम उसकी इकनॉमिक्स को भी देखना चाहते हैं। तो इमरान साहब, ये जो हमारी हमेशा सावी का ये मैसेज होता है कि ज़िम्मेदार की इनकम कैसे बढ़ाएं, तो वो सिर्फ ये नहीं है कि एक आप पैदावार फ़ी एकड़ बढ़ाने से आप आमदन बढ़ा सकते हैं। अगर आप उसके खर्चे कम करके और उसको कल मार्केट के साथ लिंक करवा दें, हो सकता है उधर से भी आप जैसे लोग जो अच्छी उनको कीमत देंगे, ठीक है जी, तो उधर से भी उसकी जो है ना पैदावार बढ़ सकती है, उसकी इनकम बढ़ सकती है। तो मतलब इसमें जो एक अगेन जो सारी बात मैं फिर दोबारा कहता हूँ कि हमारे ज़िम्मेदार जब अभी गंदम की कटाई की उसके बाद बीच में क्यों नहीं ऐसी कोई फसल लगाते जो ज़मीन में जिसको जो है ना दबा दिया जाए। तो ये इसके ऊपर क्या ख्याल है इमरान साहब आपका? जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ग्रीन मैन्योरिंग, ये सिलसिला क्यों नहीं चल पा रहा हमारे मुल्क में? डॉक्टर साहब शुक्रिया। एक होता है इंडस्ट्रियल ग्रेड एग्रीकल्चर, या आप इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर कहें,
एक है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर आजकल प्रमोट हो रहा है, जिसमें हमने बेसिकली ये लिया था ग्रीन रेवोल्यूशन से कि इनपुट्स ज़्यादा से ज़्यादा डालें और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लें। तो अब जो है ना वो है सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन, कि आप उतनी, जैसे हम कहते हैं ना कि आपने वो सुना होगा डॉक्टर रतन लाल को कि सॉइल इज ए बैंक अकाउंट, कि जितना आप उसमें क्रेडिट होगा उतना ही डेबिट होगा। तो हमारे किसान भाइयों को ये पहली तो चीज़ बहुत अच्छी तरह समझनी चाहिए कि हम उसमें वो जितना कुछ उससे ले रहे हैं ग्रेन्स, उतना क्या हम वापस भी लौटा रहे हैं। अगर मैं किसी किसान को कहूँ कि आप ग्रीन मन्योर्स करें तो वो कहेगा जी बिल्कुल करनी है, लेकिन वो मैंने एक किसान से पूछा कि आप करते क्यों नहीं है, वो कहता है जी ऐसे ही है जैसे कोई डॉक्टर कह दे कि आपने ना 2 महीने दूध पीना है जी पूरा 1 किलो, तो आप कहते हैं जी कि एक जो है ना वो नाड़ में टीका लगा दें 10 मिनट में तो आराम आ जाए फौरी। तो हमारा जो इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो फर्टिलाइजर्स है ना वो बेसिकली हम लोग रेडीमेड सोल्यूशन पे है। हमारा फार्मर इसको थोड़ा सा अपने लिए ना मुश्किल समझता है कि मैं अब पहले जंतर का बीज छटा करूं, फिर उसके बाद उसको हल चला के उसको उसके अंदर मिक्स करूं। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे वो आप इसको कोई भी लफ्ज़ दे सकते हैं कि उसको थोड़ी सी ये इसको बर्डन फील करता है। अदरवाइज ये वो चीज़ है जो आपको अगले 3 साल में आपकी ज़मीन में मौजूद रहेगी। ये जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है इनको इस्तेमाल करें, लेकिन जिसे हम कहते हैं ना इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, कि आप बाकी चीज़ों को भी टाइम दें। आप ग्रीन मिन्योर्स भी करें, आप ब्राउन मिन्योर्स जैसे शुगर मड, प्रेस मड है, जैसे आपकी फार्म यार्ड ये मिन्योर है, ब्रॉयलर वेस्ट है, गोबर की खाद है, इनको भी आप डालें और इसके साथ इनऑर्गेनिक भी रखें। तो हमारे फार्मर थोड़े से ज़रा हिचकिचाहट का महसूस करते हैं, इसको ज़रा मुश्किल समझते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारी जो क्रॉप्स हैं वो एग्जॉस्टिव क्रॉप्स के साथ अगर लेग्यूमिनस क्रॉप्स ऐड हो जाए तो वो ऐसे ही है कि आपने ज़मीन को सांस भी दिया और आपको इनकम भी रही। तो इसमें जैसे बरसीम है, जैसे मतलब कोई फॉडर है, इवन ये मूंग बीन है, ये लेग्यूमिनस है, तो इसको अगर आप अपनी क्रॉप रोटेशन में ले आए तो ये बेहतर है। मैंने दोनों तरफ से इसलिए जवाब दे रहा हूँ कि फार्मर क्यों नहीं इसको अडॉप्ट करता। तो एक मैंने किसान से कहा, उसने कहा जी कि मैं तो ये काम गंदम और मूंजी लगाता ही इसलिए हूँ कि मैं खुद लाहौर रहता हूँ, तो अगर मैंने इतनी टेंशन और मुसीबत में पड़ना है तो मैं फिर कुछ सब्जी ना लगा लूँ, तो मुझे आप फिर उसी चक्कर में डाल रहे हैं। तो हमारा ये भी है कि जो एब्सेंटी फार्मर है वो कुछ लोग ठेके पे दे देते हैं, कुछ लोग काश करते हैं कि चलो जी गंदम और मूंजी हो, एक दफ़ा बिजाई के टाइम चले जाएंगे, एक दफ़ा काटने के टाइम चले जाएंगे। तो हमें ये चाहिए कि इसको एग्री बिजनेस के तौर पे लें, और जो एब्सेंटी फार्मर्स हैं वो राइस वीड के ऊपर इसीलिए आते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर हमें भरपूर तवज्जो देनी चाहिए, और 2 फसलों के दरमियान इवन अगर आप देखें गंदम की कटाई आपने की तो आप जब आखिरी पानी लगाते हैं तो आप जंतर का छट्टा दे दें, कटाई बाद में हार्वेस्टर से करें। जंतर के अंदर अगर कुछ थोड़ा बहुत डैमेज भी हो जाए तो वो उसमें कोई मसला नहीं होता, बल्कि उसकी स्प्राउटिंग ज़्यादा होती है। तो आप वो जो 45 दिन का टाइम है, लेट से आपने अगर 20 अप्रैल को काटी है तो आपने उसमें जो मूंजी वगैरह लगानी है वो 1 जून को लगानी है। तो ये टाइम वो है जो ज़मीन खाली पड़ी रहेगी। तो इसके अंदर अगर आप जंतर लगाएं और उसको आप हल चला के उसके अंदर आधी बोरी यूरिया के साथ उसको, ताकि वो अच्छी तरह बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करें, तो यकीन माने कि अगले 3 साल तक उस किसान को उस ज़मीन की ताकत, ज़रखेज़ी में वाज़ह फ़र्क महसूस होगा। तो ये अवेयरनेस की बात है, लोगों को पता भी है, लेकिन कुछ हमारे लोग इस तरह के हैं कि आजकल हम चाहते हैं कि बस रेडीमेड सोल्यूशन हो। यही वाली चीज़ें मुख्तलिफ दवाई कंपनियां जो हैं वो बोतलों में डाल के किसान भाइयों को कई गुना ज़्यादा कीमत पे फ़रोख्त कर रहे होते हैं। तो ये अवेयरनेस की ज़रूरत है, जिस तरह सावी दे रही है तो हमें इस पे बार बार बताना चाहिए। इंशाल्लाह ताला किसान इस पे आ जाएंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मैं ख्याल डॉक्टर साहब ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲੈਣੇ हैं, डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। आई थिंक ये जो बात है ना वो ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪੈਕੇਟ ਚ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ
ਉਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਰੀਜਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੀਜਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋਈ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀਆਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਹੀ ਘਲਰਾਠੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ? जी, आप मुझसे मुखातिब हैं सब जी खालिद आपसे, साहब, डॉक्टर? जी आपसे जी। ठीक है। अच्छा, खालिद साहब, इसमें यह है कि आप ने जो बात की और इमरान साहब ने की है उसको मैं करूँगा सेकंड, कि हमें ज़मीन की जो सेहत के बारे में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने की ज़रूरत है। और उसमें जैसे अभी गंदम की बाकियात हैं, अब गंदम हमने काट लिया है, अब लोग इसमें चॉपर से सफाई करा देते हैं और उसमें उन्हें 5,000 रुपए की रकम मिल जाती है। मेरे ख्याल में ये बहुत नाकाफ़ी है। मैंने इस दफ़ा अपनी गंदम को काटने के बाद उसी चॉपर को मैंने चलाया है और उसको जो रेजिड्यू था वो चॉप करके वहीं पे बखेर दिया। फिर मैंने उसको खेत को तैयार किया और मैंने उसमें जंतर लगाया। तो जहाँ मैंने किसान को करना है, तो किसान का जो टाइम है ट्रांसप्लांटेशन का, वो तकरीबन 10 से 20 जुलाई जो है ना ऑप्टिमम टाइम है उसका। तो 20 अप्रैल में, 25 अप्रैल से 15 जुलाई तक काफ़ी सारा वक्फा है जिसमें हम एक ग्रीन मैन्योरिंग कर सकते हैं। और कुछ इलाकों में गवारा इसमें जो है वो एक अच्छी चॉइस हो सकती है। हमारे यहाँ जंतर जो है वो अच्छी चॉइस है। और इसके अलावा मूंग की जो दाल है वो भी आप उसको एज अ ग्रीन मैन्योर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ग्रीन मैन्योरिंग के लिए 50 दिन से ज़्यादा फसल को नहीं लेके जानी चाहिए, फिर वो सख्त हो जाती है। तो जर्मिनेशन से इसको हल चलाने तक 50 दिन का वक्फा हमें मिल जाता है अगर हम गंदम के बाद किसान की वैरायटी कर रहे हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। दूसरे ये है कि मूंजी की बाकियात भी और गंदम की बाकियात हम प्लाव बैक कर देते हैं, तो इससे ऑर्गेनिक मैटर और ज़मीन में पानी को रखने का जो सलाहियत है वो बढ़ जाती है। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੱਚਤ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? जी बिल्कुल, उसमें जो वाटर रिटेंशन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है और उसमें ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने से उसकी जो है उसमें जो बैक्टीरिया हैं उनकी भी ग्रोथ होती है। दूसरे ये है कि हमने फसल की बाकियात को कभी भी आग नहीं लगाई, जो कि एक आसान सोल्यूशन है गरीब किसान के लिए। तो इसमें हमें जो है बाकियात को मैनेज करना पड़ता है। वो हम या तो ज़ीरो टिल, जैसे हम मूंजी के बाद जब गंदम में जाते हैं तो ज़ीरो टिल के बेहतरीन रिजल्ट्स इस दफ़ा गंदम के आए हैं और मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि वो गंदम की जो बिजाई है वो ज़ीरो टिल से करें। उसके लिए स्पेशल आपको प्लांटर चाहिए। ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਸਾਡੇ सब ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸो सर जी थोड़ा ਜਿਹਾ। इसका मतलब ये है कि उसमें हमने कोई हल नहीं चलाना, कोई हमने डिस्क नहीं चलानी, हमने कोई रोटावेटर नहीं चलाना। उसमें ज़मीन के अंदर लकीरें डाल के और उसमें खाद और बीज जो है उन लकीरों में वो प्लांटर डाल देता है। तो बगैर हल चलाए गंदम की काश्त करने से हमारी जो मूंजी की बाकियात थी वो काफ़ी इसमें आ गई थी। और अब गंदम की बाकियात को भी हमने इसी में इसमें डाल दिया है और जंतर भी लगा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये ज़मीन की सेहत की बहाली, ज़मीन का जो साख्त और स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करना और पानी की भी बचत है और हर लिहाज से ज़मीन के लिए बेहतर है। एक और चीज़ जो इमरान भाई, अब आप भी होंगे तो अभी जो है चूँकि ज़िम्मेदार अब सिर्फ़ और सिर्फ चावल आपके जो गुजरांवाला या शेखुपुरा में नहीं रहा, अब चावल जो है लिया में ग्रो होना शुरू हो गया। तो अब इस ट्रेंड के बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये ज़िम्मेदार शौक में तो लगा रहे हैं, लेकिन जिन इलाकों में ये फसल मतलब पानी, बहुत पानी चाहिए होता है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी इमरान साहब।
उसकी इकोनॉमिक्स बनती है उन इलाकों में? डॉक्टर साहब उसमें सिर्फ इकोनॉमिक्स ही बनती है, बाकी सारा नुकसान ही है। अच्छा। अब देखें, आपकी इकोलॉजिकल जोनिंग आप कहते हैं, तो फार्मर इकोनॉमिकल जोनिंग को मानता है कि अगर मुंजी में पैसे बन रहे हैं तो वो लगाएगा, अगर कॉटन में नहीं बन रहे, अगर चिकपी में नहीं बन रहे तो वो नहीं लगाएगा। जिस फसल का रेट अच्छा होगा उस फसल के आप लोग ज़्यादा लगाएंगे। आप कोई एनफोर्समेंट नहीं कर सकते। अगर इस वक्त मूंजी का रेट 8,000 है तो सारे लोग यही लगाएंगे। अगर आज मक्की का रेट 3400 से अभी भी 250 पे है तो लगाएंगे। जिस साल गंदम का रेट ज़्यादा होगा सारे गंदम लगाएंगे। इसी तरह शुगर केन की बात है। तो अगर आप मुझे करें एकेडमिकली या इसको आप कहें एज एग्रीकल्चर स्टूडेंट, तो बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। यहाँ पे पानी की कमी है, पानी हमारे पास पहले ही बड़ा थोड़ा है, और फ्रेश वाटर के ऊपर कुछ नाम नेहाद एनजीओज जो हैं वो बहुत सारी बातें कर रही हैं। वो तो कहते हैं स्टॉप ग्रोइंग राइस इन पाकिस्तान, वी आर एक्चुअली एक्सपोर्टिंग वर्चुअल वाटर। अच्छा, ये भी बात नहीं ठीक है, और लैया और बकर में मूंजी लगानी भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो हमें तो ये कहना चाहिए कि हाउ टू ग्रो मोर राइस विद लेस वाटर, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। उसमें देखें, अब इसके ऊपर बैठना चाहिए इकोनॉमी वालों को, इकोनॉमिक्स वालों को, और इसके अंदर इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक दोनों की जोनिंग करके हमें इसमें वे आउट देना चाहिए। आप मेरी बात समझ गए हैं कि आप किसानों को मजबूर नहीं कर सकते। उनका भी ये हक है कि वो भी अच्छी पैसे बनाएं और अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए वो ज़्यादा अर्न करें, ये उनका भी राइट है। अगर आपकी शुगर मिल जो है वो जा सकती है रहीम यार खान और उस इलाके में, तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं रोकते, आप फार्मर को रोकते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो ज़मीन में पानी का हमारा है, तब मैं आपसे एक दो सवाल और करता हूँ, ताकि ये आप क्योंकि बड़े ऊपर वाले लेवल पे बहुत बड़े लोगों को इंग्लैंड में बुला के उनसे आप बातें करते हैं, तो आप उनको ये बताएं कि ये रहीम यार खान में जो गन्ना लगाना और शुगर मिल्स लगानी है, शुगर मिल पहले लगी, गन्ना बाद में लगा, कि आपकी शुगर रिकवरी ज़्यादा आए। तो अगर ये किसान लगाए तो आप कहते हैं जी ये तो हमारे इकोलॉजिकल जोनिंग के खिलाफ है। मैं ये नहीं कहता कि किसान अच्छा काम करें, कर रहे हैं। किसान को भी उस वक्त आप अकाउंट फॉर या उनको बताएं जब आपके अपनी इंडस्ट्री वाले ये काम करें। जब आपने शुगर मिल लगा दी तो गन्ना तो लगना था वहाँ पे। इसी तरह अगर कॉटन के ऊपर आपने सीड माफिया के ज़रिए, आपने मुख्तलिफ जो स्पूरियस पेस्टिसाइड है उनके ज़रिए कॉटन को क्रैशेस में डाल दिया। अच्छा, अब कॉटन के पौधे चले जाएं, एक से दूसरा पौधा एक खेत में नहीं है, वो वैरायटियां जो अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई हैं ब्रीडर, वो बेची जा रहे हैं, सीड कंपनियां बेची जा रही हैं बगैर टैग के, सीड बिक रहा है। तो फिर क्या होगा कि किसानों ने मक्की लगाना शुरू कर दी और मूंजी लगाना शुरू कर दी जिसमें रेट ज़्यादा था। अब आप 4 मिलियन बेल्स पे आ गए हैं, तो अब आप जितना मर्जी कर लें किसान को, अगर उसके कॉटन में पैसे नहीं बन रहे तो वो नहीं लगाएगा। मेरा सिर्फ आपसे ये कहने का यहाँ पे है कि हमें इसको बिल्कुल, हम इसकी हौसला शिकनी करते हैं, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें मरूजी और ज़मीनी हकायक के मुताबिक ये समझना चाहिए कि जहाँ पे किसान को जिस फसल में पैसे ज़्यादा बनेंगे अल्टीमेटली वो उसकी प्रायोरिटी में आएगा, और जिसके ऊपर उसका नुकसान हो रहा है वो उस नुकसान के शरीक बनने की कोशिश नहीं करेगा, चाहे आप उसको जितना मर्जी उसके ऊपर मोटिवेट करते रहें। और मैं समझता हूँ कि इस मामले में वो ठीक है। ਲਓ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੀ ਮੋਟੀ ਮੋਟਾ ਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਣ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਸਲ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਲਾਣਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੱਢੋ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, तो मैं ख्याल में भी डॉक्टर फजल साहब इसका सही बता देंगे कि कितने मान पर जो है आपका जो है ना अपने खर्चे पूरे होते हैं, किसके ऊपर जब जाएंगे तो आपके पैसे बचना शुरू होंगे। बासमती का भी बताएं और मोटे चावल का बताएं जी, दोनों। जी डॉक्टर साहब। देखें, पहली बात तो यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके एक्चुअली खर्चे कितने हैं। किसान ना तो अपनी ज़मीन की लीज मनी जो ठेके के पैसे हैं वो खर्चे में शामिल करता है, ना वो अपनी मेहनत को शामिल करता है, तो वो उसको खर्चों को हमेशा अंडर एस्टिमेट करता है, और जिसकी वजह से वो बहुत मेहनत करता है लेकिन एंड पे उसके पास कोई पैसा और कोई जमा पूंजी
और कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसके पास कोई सरमाया नहीं होता। तो मेरे ख्याल में बासमती में 50 मन से कम एवरेज और गंदम में भी 50 मन से कम एवरेज अगर आपकी आ रही है तो आपको सोचना चाहिए कि आपको मुतबादल फसलों में जाना चाहिए या आपको कोई अपना तरीक़ेकार बदलना चाहिए। हाइब्रिड में मेरा जो बेंचमार्क है, अब देखें जो खर्चा है मेरे ख्याल से वो 1,20,30 हज़ार से कम नहीं है एक फसल का। तो अगर 2 लाख से कम आपकी आमदनी हो रही है तो आपके लिए उस बिज़नेस को सर्वाइव करना मुश्किल है। तो आपके एकड़ से 2 लाख रुपए की सेल होनी चाहिए। तो वो उसी सूरत में है कि अगर 4,000 रुपए मन बासमती मूंजी है तो 50 मन की एवरेज हो, और इसी तरह अगर हाइब्रिड जो है उसकी 2,000 रुपए मन की कीमत है तो कम से कम उसमें 100 मन उसकी यील्ड आनी चाहिए। ये मेरे टारगेट्स ही हैं। सर तो डॉक्टर साहब है तो बड़ा सीधा सीधा साहब साड़ी जिंदगी आसान करती कि 100 मन होए ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। 100 मन ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ अपने खर्चे ही नहीं पूरे कर रहे हो, ਤੁਸੀਂ कोई और फसल देखो। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस पे मेरे ख्याल में हमारे साथ भी शामिल हुए हैं माशाल्लाह डॉक्टर साबर साहब ने ज्वाइन किया है, वो काला शाह काकू रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं। डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ जी? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, डॉक्टर साबर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। सर अनम्यूट कर लें जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने टाइम निकाला। तो आज हम डिबेट कर रहे थे कि ज़िम्मेदार को जो है ना कितने पैसे बचने चाहिए, तो वो अपना ज़रा थोड़ा सा कैलकुलेशन करे, अपनी कोई हिसाब किताब करे कि ठीक है वो फसल को लगाने के वक्त उसके लिए क्या चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़रूरी हैं। तो हम आपसे ही पूछना चाह रहे थे कि अगर इस वक्त अगर 50 मन बासमती लेनी है उसके लिए सबसे जो मौजूद चीज़ क्या है, सबसे नंबर 1 चीज़ की है पहली गल, फिर नंबर 2 की, नंबर 3 सानू अच्छा 5 गल्लां पहले दसो जी, ठीक है जी। ਤੁਸੀਂ जरा फोटो भी ऑन करो सब तो सानू विच ਅਸੀਂ हाँ समझ जी 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं पहले तो माजरत चाहता हूँ, मैं एक्चुअली अभी भी ट्रैवल कर रहा हूँ, गुजरांवाला जा रहा था, तो रास्ते में ना नेट का इशू आ रहा था, कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। एनी हाउ जी, सीड जो है प्योर सीड है, ये सबसे बुनियादी चीज है। और फिर उसके बाद सही वक्त पे काश करना, और एज ऑफ नर्सरी जब ट्रांसप्लांटिंग करनी है तो वो आपकी एज सही होनी चाहिए, क्योंकि आपका मेन जो टारगेट है कि आपके जो एवरेज टिलर हैं पर प्लांट वो सही बनने चाहिए, क्योंकि पेनिकल्स, नंबर ऑफ पेनिकल्स पर यूनिट एरिया जो है वो आपके यील्ड को कंट्रीब्यूट करता है, वहीं से यील्ड कैलकुलेट होती है। तो अगर आपके 1 मीटर स्क्वायर के अंदर एटलीस्ट 350 से 400 पेनिकल्स होने चाहिए, तो ये इस टारगेट को अचीव करने के लिए जरूरी है कि आपकी जो नर्सरी है उसकी टिलरिंग एबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी हो। तो 30 दिन की नर्सरी नॉर्मली हम कहते हैं कि ये टिलरिंग एबिलिटी इसकी बहुत अच्छी होती है। 40 दिन से ऊपर अगर चली जाए नर्सरी की एज तो उसकी यही बूटा मारने की सलाहियत कम हो जाती है, जिसकी वजह से फिर एडवर्स इफेक्ट आता है, पूरी टिलर नहीं बन पाते हैं, नंबर ऑफ पेनिकल्स पर मीटर स्क्वायर कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है पैदावार हमारी कम आती है। अभी मैं थोड़ा सा सुन रहा था कि 50 मन अगर पैदावार आ जाए बासमती की, तो ये बिल्कुल सही एनालिसिस किया है इन्होंने कि 50 मन पैदावार आती है, 4,000 में बिकती है, तो उसकी जो नेट इनकम है पर एकड़ ये जो बनती है वो 2 लाख रुपए बनती है। हाइब्रिड जो है वो 100 मन से अगर कम देता है तो वो उसकी इकोनॉमिक्स उससे बेहतर नहीं हो पाती है, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू उतनी है 2,000 के करीब ही है। तो एनी हाउ इसमें इम्पोर्टेंटली यही मेरे हिसाब से चीजें हैं। अगर आपकी प्लांट पॉपुलेशन पूरी हो गई, टाइमली और सही एज पे नर्सरी ट्रांसप्लांट हो गई, तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। बाकी न्यूट्रिशन और प्लांट प्रोटेक्शन ये फिर बाद की चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले फाउंडेशन है। तो फाउंडेशन के लिए जो है वो यही एलिमेंट हैं जो मैंने अर्ज किए हैं कि प्योर सीड हो और उस सही टाइम पे उसकी नर्सरी सॉ की जाए, और फिर उसके बाद एज ऑफ नर्सरी जब ट्रांसप्लांट हो तो वो पूरी हो, ताकि हम
जो पेनिकल्स पर यूनिट एरिया है उस टारगेट को उसके लिए फाउंडेशन सही रख सके। फिर बाद में जब न्यूट्रिशन और प्लांट प्रोटेक्शन तो बाद में आएगी, अगर इन चीजों में थोड़ी कमी रह जाए तो फिर हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते। बाद में पेशेंट जितने मर्जी न्यूट्रिशन कर लें या प्लांट प्रोटेक्शन कर लें। जी, जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल में डॉक्टर अबू फजल साहब को सवाल पूछना चाह रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा-सा आपसे जाने से पहले एक चीज़ पूछ रहा था कि आपने जो पैनिकल बोला है, तो वो सारे ज़िम्मेदारां ਨੂੰ समझ नहीं आएगी। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਕਹੋ ਕਿੰਨੇ ਪੌਦੇ ਦੀ 15 ਤਾਦਾਦ 1 ਮੀਟਰ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ जी ਕਤਾਰ 'ਚ हाँ जी ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪੌਦੇ? ਕਿੰਨੀਆਂ जी ਉਹ ਬੋਰੀ ਸੁਰਾਖ जी ਕਿੰਨੇ जी एक मीटर स्क्वायर 20 बूटे होने चाहिए ने जी। मीटर हो और गया? एक एकड़ 80,000 कम से कम। 80,000 पौधे। जी डॉक्टर साहब, ਤੁਸੀਂ अबू फजल साहब सर आप कुछ कहने लगे थे? जी मैं ये कह रहा था कि 80,000 पौधे आप कैसे अचीव कर सकते हैं, और आप 25 दिन की नर्सरी कैसे लगा सकते हैं। ये लाभों और पोटों से ये नहीं होगा। इसके लिए हमें मैकेनिकल नर्सरी और मैकेनिकल ट्रांसप्लांटेशन पे जाना होगा। यार मैंने आपको वीडियो भिजवाई थी, उसमें हमने ये आदिल फारूक साहब से हमने ट्रांसप्लांटर लिया है, और इसमें हमारे जो है 80,000 चुटकियां लगी हैं, और हर चुटकी में 2 से 3 पौधे हैं, जिसका मतलब है कि हमारी जो पौधे हैं वो 1,60,000 से ऊपर हैं। मैं किसी तरीके से ये लाभों से नहीं लगवा सकता। दूसरे ये है कि मेरा 15-20 साल का एक्सपीरियंस है कि जब तक मुंजी का कद ज़्यादा नहीं हो जाता, पोटे जो हैं वो उसको उखाड़ने के लिए तैयार नहीं होते। तो इसमें हमें मैकेनिकल ट्रांसप्लांटेशन पे जाना होगा। ये अब आप वीडियो दिखा रहे हैं, इसमें पौधे से पौधे का जो फासला है ये 6 इंच है, और रो टू रो जो है ये तकरीबन 1 फुट है या 9 इंच है। तो इसमें हम अचीव कर सकते हैं 80,000 हिल्स, यानी 80,000 चुटकियां जो हैं। और दूसरे ये है कि इमरान साहब ने कहा पानी की बचत, तो वो बहुत हम पे लाजिम है। इसमें हम एक दिन पानी लगाते हैं, आवाज़ थोड़ी कट गई, तो आपकी आवाज़ रुक गई है, तो मैं तब तक साबर साहब आपसे पूछ लेता हूँ। साबर साहब, ये देखें डॉक्टर साहब का जो खेत है, तो ये चूँकि हाइब्रिड हैं, पहले लगे हैं, तो टाइम थोड़ा सा पहले था, तो वो मैकेनिकल वाली जो जैसे मशीनी जो तरीका है, मशीनी तरीके के बारे में ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੌਦੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ वाकई ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ? जी डॉक्टर साहब। जी असल में ना, जब ये अगर आप देखें जो मैकेनिकल ट्रांसप्लांटिंग है, मैकेनिकल ट्रांसप्लांटिंग के अंदर रिकमेंडेशन ये है कि जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं, 20 दिन की नर्सरी होती है, कद छोटा होता है, तो उस वक्त में आपका जो पानी है खेत के अंदर, वो एक किस्म का मडी खेत होना चाहिए, ना कि उसके अंदर स्टैंडिंग वाटर हो। क्योंकि जब लेजर इसीलिए करवाया जाता है कि ताकि हमारा वाटर लेवल जो है वो कंट्रोल हो सके। तो रिकमेंडेशन में तो यही है कि मैकेनिकल ट्रांसप्लांटिंग में आपने खड़े पानी में नहीं बल्कि मडी कंडीशन में करना है। अगर मैक्सिमम पानी आधा इंच हो तब भी काम चल जाता है, लेकिन बेहतर ये है कि वो मडी कंडीशन के अंदर हो। अगर आप इनके रिकमेंडेशंस को पढ़ें मैकेनिकल ट्रांसप्लांटिंग की, तो उसमें यही है कि उस वक्त में पानी, ये जो कह रहे हैं ना कि जी बारिशें होती हैं और इस तरह से होता है, डेफिनेटली ये एलिमेंट्स कुछ नेचुरल एलिमेंट्स हैं, उसको हम इग्नोर तो नहीं कर सकते, लेकिन जो टारगेट्स हैं वो मैकेनिकल ट्रांसप्लांटिंग के अंदर इजीली अचीव हो जाते हैं। जो अभी बात हुई थी कि 80,000 पौधे होने चाहिए,
तो ये टारगेट जो है मैकेनिकल में ही आसानी से पूरा हो जाता है। 1 लाख के करीब उसमें पौधे आ जाते हैं अगर 1 फुट रो टू रो 1 फुट हो और प्लांट टू प्लांट 6 इंच का फासला हो। ये एडजस्टेबल होता है प्लांटर के अंदर, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। जी सॉरी, मेरा ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं इस चीज़ पे जोर देना चाहता हूँ। देखें, अभी फौरी तौर पे नहीं, लेकिन हमें इवेंचुअली मैकेनिकल ट्रांसप्लांटेशन पे जाना होगा। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। काफी देर से देखें ना, लेबर शॉर्टेज ने इसी तरह ये आपने कहा मैकेनिकल था कि 25 दिन की नर्सरी हो, तो नर्सरी लगाने के लिए हमें उसमें खाद डालनी जो है वो जरूरी है। सर, जब हमारी जो है ना, सॉरी मैं इसमें ऐड कर दूं, जब हम ये कह रहे हैं ना 25 से 30 दिन की नर्सरी, अगर मैनुअल में मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें फिर आधा किलो से पौना किलो सीड फी मरला नर्सरी सोइंग के लिए रिकमेंडेड है। तभी हमारी नर्सरी जो है वो हेल्दी भी होगी और वो जब हम उसको अपरूट करेंगे तो वो ज्यादा डैमेज नहीं होगी। अदरवाइज अगर 1 किलो तक भी काउंटेड हो जाता है, लेकिन इससे ज्यादा सीड जो फार्मर प्रैक्टिस है, फार्मर कहते हैं जैसे सीधे 2-2 किलो मरले पा लेने हैं। तो ये अगर प्रॉपरली सीड रेट रखा जाए पर फी मरला नर्सरी सोइंग के वक्त में, तो 1 महीने की जो नर्सरी है या 25 दिन में भी तैयार हो जाती है, बहुत अच्छी है। और हमने इसके ट्रायल किए हैं। जितनी नर्सरी की एज छोटी होती है उतनी ही ये टेलरिंग एबिलिटी इसकी बढ़ जाती है, ज्यादा टेलर करती है, जिससे यील्ड पे सिग्निफिकेंट फर्क पड़ता है, इजाफा हो जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो मेरे ख्याल में आज डॉक्टर साहब इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं जी ज़रा जी ना, थोड़ा सा, जी जी कि जैसे डॉक्टर साबिर साहब ने कहा और डॉक्टर अबुल फजल साहब ने, हमारे फार्मर को सबसे जो सावी के प्लेटफॉर्म पे जो सबसे पहले चीज़ चाहिए ना, वो ये चाहिए कि कौन सी वैरायटी लगाएं। कौन सी वैरायटी से मुराद ये कि किसकी कीमत क्या रहेगी। ये जो विजिबिलिटी है ना, ये होती है एक्सपोर्टर्स के पास, और एक्सपोर्टर का डायरेक्ट राब्ता नहीं होता फार्मर के साथ, क्योंकि फार्मर जो है वो अटैच होता है आड़ती के साथ, और आड़ती अटैच होता है शैलर वाले के साथ, और शैलर वाला अटैच होता है एक्सपोर्टर के साथ। तो ये जो विजिबिलिटी है ना, ये बड़ी अहम है। जब आपको याद होगा लास्ट ईयर मैंने सावी के प्लेटफॉर्म पे कहा कि जी सुपर जो बासमती है उसकी बड़ी डिमांड होगी, और उसकी निस्बत 86, और ये जो बाकी किसान बासमती है ये शायद उतनी ना हो। तो मैं वो क्यों कह रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि यूरोप, यूके आफ्टर ब्रेग्जिट और यूएसए में जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सारे सुपर के हैं, और किसान जो है वो सारे 86 लगा रहे हैं और किसान बासमती लगा रहे हैं। अभी मैं आपको इस सीज़न से पहले ये बता दूं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो प्रेशर है ना हमारे ऊपर ऑर्डर्स में, वो है 11-21 का कायनात का, और उसके बाद है सुपर का। सुपर का एरिया अब किसान ने हमारे बहुत ज़्यादा, हमने कंपेन चलाई, वो बढ़ गया, लेकिन कायनात का एरिया अभी भी बहुत कम है। और आप ये देखिएगा इस प्लेटफॉर्म पे, गैब का इल्म तो अल्लाह ताला की ज़ात को होता है, लेकिन ये कि हम इसकी जो असेसमेंट कर रहे हैं वो ये है कि हो सकता है इस दफ़ा कायनात का रेट सुपर से ज़्यादा रहे, जो पहले ट्रेंड होता था जो पिछले 3 साल से नहीं है। तो ये आपके किसानों को ज़रूर होना चाहिए। जब किसी ने सीड ले लिया, नर्सरी लगा दी, खेत में लग गई, तो अब आप उसे जो मर्जी कहते रहें कि तुम ये लगाओ। तो ये वो सर्विस है जो आपके प्लेटफॉर्म से मिलनी चाहिए, कि इस वक्त सबसे ज़्यादा हमारे पास एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर है ना, वो कायनात और सुपर के हैं। दूसरी चीज़ जो पौधों के ऊपर डॉक्टर साहब ने फरमाया, देखिए कभी भी आपके ये ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन ना हमारा कौमी मसला रहा है पैदावार में कमी का, एफ्लाटॉक्सिन हमारा मसला रहा है एक्सपोर्ट में कमी का, अभी पेस्टिसाइड के असरात हमारी एक्सपोर्ट में कमी का बायस बनने का खदशा है। तो ये वो 3 चीज़ें हैं कि आप मशीन के साथ जब करते हैं ना, तो जो आपने बात की, देखें ड्रेनेज जो है ना, ड्रेनेज हम कहते हैं निकासी को,
निकासी का मतलब ये है कि आपका जो अजाफी पानी है वो निकल जाए, आपका वहाँ पे मतलब निकास जो है वो इस तरह का हो कि पानी अब बहुत ज़्यादा ठहरे ना। आप मुझे अगर कहें कि जी क्या 10 इंच की नर्सरी ट्रे में नहीं लग सकती, बिल्कुल लग सकती है। आप जो इस वक्त नर्सरी दिखा रहे हैं 8-9 इंच से कम की ये नहीं है। दूसरी बात ये है कि 25 से 30 दिन की जो नर्सरी है उसकी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, टिलरिंग ज़्यादा होगी। अब जब टिलरिंग ज़्यादा होगी तो आपने 1.5 इंच की गहराई में वो पौधा लगाएगी आपकी जो नॉब है ना मैकेनिकल ट्रांसप्लांटर की। अगर आपकी ज़मीन लेवल नहीं है तो कुछ पौधे ऊपर लग जाएंगे, कुछ नीचे लग जाएंगे। अच्छा, अगर आपका पानी जो है वो 1.5 इंच का पानी खड़ा हुआ है तो वो जब 1.5 इंच के अंदर वो नॉब लगाएगी तो वो पानी में ही लगेगी और पौधा तैरना शुरू हो जाएगा। इसी तरह जब पानी, हम तो आप खुद जानते हैं डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब के रवायती तरीका में हम क्या करते हैं कि सुबह ठंडा पानी डालते हैं, 3 बजे गर्म पानी निकाल लेते हैं, ताकि वो जो रवायती तरीके की नर्सरी है उसमें पौधे मॉर्टेलिटी ना हो, गल के जो है ना वो मर ना जाए। तो मशीनी काश के अंदर आप 6 इंच, 4 इंच, 8 इंच जितना मर्जी एडजस्ट करें, 12 इंच में ये फिक्स है। तो बाय डिफॉल्ट आप फार्मर से वो सारे एसओपीज फॉलो करवा रहे हैं जो आपने आज तक अवेयरनेस के जरिए नहीं कर सके, क्योंकि अवेयरनेस आप फार्मर को देते हैं, लगाती है वो जो लाभ लगाने वाले लाभे और पोटे हैं। तो फार्मर वो क्या करे, फार्मर अगर सर पे खड़ा भी हो जाए तो वो साइडों से अच्छे लगा देंगे, दरमियान में वो फिर गैप छोड़ देंगे। क्योंकि आप ये भी तो देखें ना कि 60 दिन में 83 लाख एकड़ आप मुंजी लगाते हैं, तो हिमली 4 से 5 औरतों का जो ग्रुप है वो 1.5 से 2 या 2.5 एकड़ से ज़्यादा वो मुंजी नहीं लगा सकते। ये मशीन आपकी एक दिन में 12 एकड़ तक लगा देती है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम मशीनों की आफ्टर सेल और ख़ास तौर पे मिस्त्रियों के साथ एग्रानोमिस्ट बढ़ाएं। आपकी नर्सरी अगर सेहतमंद नहीं है तो आप जितनी मर्जी अच्छी मशीन ले लें, आपने वही बात है कि अगर आपका वो बच्चा बचपन से ही सेहतमंद नहीं है, आगे जितनी मर्जी खुराक दे दे, तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ज़मीन लेवल हो, पानी उसमें 1 इंच से कम हो। तीसरी चीज़ ये कि नर्सरी हेल्दी हो। नर्सरी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मैंने लोगों को तकलीफ में देखा है, परेशान देखा है कि मशीनी काश थी तो अच्छी पर साड़ी नहीं अच्छी रही। तो ये सर गुजारिशात हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। माई अपॉलॉजीज, मैंने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आप माशाल्लाह चूँकि ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਅਲੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈਟ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੋਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 16 ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 14 ਸੈਂਚਰੀ ਉਦੋਂ ਚ ਨਾਲੀ ਚਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਗੰਦਮ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 22ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਛੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਵਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਣੀ ਹੋਰ ਆਣੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ टाइम फिनिश करने लगे वाले सी, मैं भी डॉक्टर साहब ये मीथेन का जो सवाल है ये डॉक्टर साबर साहब की तरफ रेफर कीजिएगा। जी जी, दूसरा सवाल तो मेरा ख्याल आंसर हो गया मैं भी सुनता साहब पूछ लें सवाल कि जी। हमें 10 किलो सीड इसलिए चाहिए कि वहाँ पौधे ज्यादा होते हैं। सर सवाल ये है कि हमारे यहाँ ऑर्गेनिक मैटर जो है वो मीथेन इमिशन का एक सोर्स है, तो हम उसको कैसे कंट्रोल करें? ये साबिर साहब मौजूद है हमारे साथ? मैं ना एक्चुअली सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई और जो इसका जवाब दे सकता है? आसिफ साहब। आप अगर आप अपना सवाल रिपीट करें तो। सर सवाल ये है कि मीथेन जो है उसका एक सोर्स जो है वो राइस है,
और साथ ही साथ ऑर्गेनिक मैटर भी है। तो हम मीथेन के कंट्रोल के लिए क्या पैरामीटर जो हैं वो अडॉप्ट करें? अब इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, क्वेश्चन में ना एक चीज मिस कर गई मैम, कि वो ये कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि जंतर लगाएं, खादे ऑर्गेनिक डालें, यानी कि रूढ़ी वगैरह गोबर वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा डालें। तो जब आप ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा डालेंगे तो मुंजी के अंदर एनारोबिक कंडीशन में ज़्यादा मीथेन एमिशन होगी। तो ये हम माहौलियाती आलूदगी का बायस बनाएंगे कि ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन में बढ़ाएं ताकि जरखेज़ी बढ़े और पैदावार ज़्यादा आए। और ये सवाल मोहम्मद साहब, ये अबू फजल से पूछा गया सवाल है, मैंने जी, चेक मैं किया इसका है। जवाब दूं। जी जी इस सर। तरह है कि ये जो है ना, इमरान साहब ने शुरू में कहा था कि पानी बहुत ज़्यादा अरसे नहीं करना चाहिए। कद्दू जो है अगर आपने करना ही है तो 1-2 दिन के लिए, मैक्सिमम 3-4 दिन। तो ये ज़्यादा मीथेन होती है एनारोबिक कंडीशन में, जब आप पानी खड़ा करके उसमें से ऑक्सीजन को निकाल देते हैं। तो हम लोग जिस तरह काश्त करते हैं, हम एक दिन पानी लगाते हैं और अगले दिन हम उसमें काश्त कर देते हैं, और वो कीचड़ होता है, उसमें पानी ज़्यादा नहीं खड़ा होता। तो इस सवाल का जवाब ये है कि हमने ऑर्गेनिक मैटर तो बढ़ाना है, लेकिन हम इसमें पानी कम से कम देर के लिए खड़ा रखें, और फिर इसमें ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग टेक्निक हमने इस्तेमाल करनी है। हमने पानी का बेदरेग इस्तेमाल नहीं करना। चावल जो है ना, ये एक्वेटिक प्लांट नहीं है, ये वाटर लविंग प्लांट है। इसमें मॉइस्चर रहना चाहिए। जड़ी बूटी के कंट्रोल के लिए शुरू में 2 हफ्ते हमें इसमें पानी खड़ा रखना पड़ता है, लेकिन उसके बाद हमें इसे ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग मेथड्स पे ले जाना चाहिए, जो ट्यूब की मदद से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि पानी की कितनी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सर। और किसी का कोई सवाल है? हसान, आप हमारे साथ हैं? मेरे ख्याल में शायद उनकी आवाज़ नहीं आ रही, तो मेरे ख्याल में हमने काफ़ी देर तक होल्ड किया हुआ था। तो फिर आज बैठक को क्लोज कर लें। जी सर। ये तमाम इस सवाल के हवाले से मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता था कि जी जो उन्होंने पूछा है कि जी मीथेन का तो कास्ट है, अगर आप फार्म यार्ड मैन्योर डाल के फौरन राइस लगा देंगे तो उसमें तो ये होगा। तो इससे बेहतर यही है कि कुछ अर्सा पहले अगर फार्म यार्ड मैन्योर डाल लिया जाए, उसके बाद से कुछ टाइम दे दिया जाए उसको, डीकम्पोजिशन का 2-3 बार हल चला लिए जाए उससे पहले, यानी कि कोई राइस लगाने से कोई 1-1.5 मंथ पहले आप ऐड कर लें, वो ज्यादा बेटर है। तो इसलिए ये आप कर सकते हैं कि जो फार्म यार्ड मैन्योर है वो डालने के फौरन बाद राइस ना लगाएं, थोड़ा अर्सा पहले डाल लें ताकि उसकी डीकम्पोजिशन हो जाए, पहले हो जाए, और वो जो है न्यूट्रिएंट्स हैं वो राइस को उस वक्त जब राइस लगाएं तो वो अवेलेबल हो जाए। डॉक्टर साहब, उसको फिर क्या करें? आसिफ भाई, फिर बेहतर ये है कि उसको गंदम के पहले लगाएं, गंदम के साथ साथ लगाएं, ताकि 6 महीने में वो आपकी ज़मीन के अंदर आई होगी, क्योंकि वैसे तो टाइम इतना नहीं बचता आपके जी पास। बिल्कुल, राइस से पहले नहीं, गंदम के बाद राइस में काफी टाइम होता है, जी 2-3। अब गंदम तो तकरीबन कोई है अप्रैल में खत्म हो गई थी। अब राइस लगना है मोस्टली, जो है बासमती एरिया है मोस्टली वो जुलाई से शुरू होना है, और अगस्त में जाके मोस्टली इसकी है बासमती की ट्रांसप्लांटिंग होनी है। टाइम काफी है, उसको डीकम्पोजिशन के लिए काफी ज्यादा टाइम है, वो नहीं है। अगर गंदम से पहले भी डाल लें तो वो भी अच्छा है, उसमें भी है। अगर उस वक्त फार्म यार्ड मैन्योर अवेलेबल हो तो उस वक्त डाल लेना चाहिए। तो जी 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 बहुत शुक्रिया दूसरा मेजर। मैं एक और जी, जी पूछें जी सर। जी मैंने दूसरी एक बात ऐड करनी थी उसके नर्सरी की एज के हवाले से। तो नर्सरी ग्रो करते हैं जो ड्राई जो है मेथड है, उसमें जो सोइंग करते हैं उसमें ये होता है कि फार्मर ना जब जमीन की तैयारी करता है तो समटाइम्स वो इसलिए बड़े तैयारी से पहले गहरा हल नहीं चलाता कि जिस वक्त आप रूटिंग करनी है वो मुश्किल हो जानी है, वो जड़ें नीचे गहरी चली जानी है।
तो वो बड़ी हल्की सी ऊपर से वो करके जमीन के थोड़ा ज्यादा गहरा हल नहीं चलाता। उससे ये होता है कि नीचे से जो वो नर्सरी को न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं हो रहे होते, तो वो नर्सरी की ग्रोथ बहुत स्लो होती है। तो ऐसी सूरत हाल में ये कर लेना चाहिए कि अगर आप हल चला भी लें तो एक हल्की सी थोड़ी सी लेयर जो नीचे बिछा लें उसकी फार्मयार्ड मैन्योर की, उसके ऊपर फिर इसका सीड का छट्टा करके उसके ऊपर फिर दोबारा दूसरी लेयर फार्मयार्ड मैन्योर की दे दें, तो वो ज्यादा यूनिफॉर्मली और ज्यादा बेहतर तरीके से वो होगा, और जो रूट्स हैं वो भी बहुत गहरी नहीं जाएंगी और इजीली वो अपरूटिंग हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये बहुत सारी चीज़ें आपने सर बताई हैं। मेरे ख्याल में एक तो अलहदा सेशन होगा कि आप रूढ़ी किस तरह बनाएं। को रूढ़ी को जो हम जो है ना सूखी रूढ़ी डाल देते हैं उसका नुकसान और आ जाता, दीमक आ जाती है, तो वो उस पर एक जी जी अलहदा बिल्कुल सेशन होगा। जी बिल्कुल। जी जी हाँ जी, उससे ये भी है कि जो रूढ़ी बनानी है वो मोस्टली जो लास्ट डेज में है, जिस वक्त बरसीम खिला रहे होते हैं जानवरों को, उस वक्त बनानी चाहिए, क्योंकि बरसीम में दूसरी वीड्स नहीं होती। जो पहले से पुरानी रूढ़ी होगी उसके अंदर मुख्तलिफ जानवरों के को वो जो है वीड्स का सीड होगा, जैसे खास तौर पे इटसिट वगैरह का, और मुख्तलिफ जो जड़ी बूटियां हैं वो उसके अंदर सीड होगा, और वो सीड जब फार्मिंग मैन्योर में आएगा तो वो उसमें नर्सरी में ग्रो हो जाएगा। तो इसलिए रूढ़ी लास्ट डेज में फ्रेश जो मोस्टली बरसीम खिलाया जाता है उसी की रूढ़ी डालें तो ज्यादा बेहतर है। जी जी। आई थिंक दिस इज़ बहुत बहुत ये आपने पते की बातें बताई हैं, लेकिन टाइम इतना अब जो शॉर्ट हो रहा है ठीक है। मैं अब देख रहा हूँ मैम सुंदस की तरफ भी तो घबरा रही है कि ज़्यादा बोली जा रहे हो ठीक ठीक सुंदस, आप क्लोज करें जी आज की टॉपिक को। लेकिन ये आप बताएं कि नेक्स्ट मीटिंग जो कि नेक्स्ट जो हमारी बैठक होगी वो ज़्यादा थोड़ा डिटेल में जाके ना जब इसको अभी मुंतकली करनी होगी, मुंतकली से पहले पहले मेरे ख्याल में एक दफ़ा फिर पूछ लेते हैं कि अगर अभी जो है कौन सी वैरायटीज़ का जो है मेरे ख्याल में जो कि आखिरी तारीख क्या है, कब तक हम इनकी जो है ना मुकम्मल कर लें पनीरी की काश्त। तो ये मेरे ख्याल में एक दो जाने से पहले पहले अगर डॉक्टर साबर साहब हमें ये थोड़ी सी कुछ चंद वो हमें सिफारिशां दे दें कि कब तक अपनी जो है ना मूंजी की पनीरी लगाने वाला काम ख़त्म कर लें, और फिर आपने जो खेत के अंदर लगाने वाली उसको स्टार्ट कब करना है, उसको भी कब खत्म करना है, तो ये जरा बता दीजिए जी डॉक्टर साहब। हाँ जी सर, इसमें जो बासमती वैरायटीज हैं उसके लिए तो जून का आप कहते हैं कि जी 7 जून से लेके 20 जून तक ये नर्सरी सोइंग मुकम्मल करें। इसी तरह से 1 महीने के बाद ट्रांसप्लांटिंग जो है उसकी कर दी जाए। लेकिन कोशिश इसमें जो किसान बासमती है इसको हम कहते हैं कि 15 जून से 30 जून तक इसकी नर्सरी सोइंग करें, और 25 दिन की इसकी नर्सरी जो है ना वो ट्रांसप्लांट कर दें। तो कोशिश करेंगे जिनके पास एक रकबा ज्यादा होता है वो अपनी स्लैब्स बनाएं, ताकि एज ऑफ नर्सरी जो है वो कंट्रोल कर सकें। जितनी एक हफ्ते में उनकी लेबर लगा सकती है अगर लेबर मैनुअल लगा रहे हैं। और बेहतर तो ये है कि बड़े रकबे वाले काश्तकार जो है वो मैकेनिकल ट्रांसप्लांटिंग को ऑप्ट करें। जैसे शेख इमरान साहब ने कहा कि जो एफिशिएंसी है वो मैकेनिकल के अंदर बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू मैनुअल। तो अगर हम इस तरह से अपने ट्रांसप्लांटिंग शेड्यूल को एडजस्ट कर लेंगे तो फिर डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ जो है ना कहीं से सिग्नल थोड़े ड्रॉप हो गए, तो इसको मेरे ख्याल में फिनिश जो है ना फिर डॉक्टर अबू फजल साहब कर दें, क्योंकि शायद उनका इंटरनेट बेहतर होगा। जी डॉक्टर साहब। ये ना जी जी जी, आप आगे जी साहब साहब आप बता रहे थे कि 15 से 30 जून हमने जो है जी क्या जी करना सर, मैं ये कह रहा था कि 7 जून से 20 जून तक बासमती की जो वैरायटीज हैं यानी फाइन टाइप, और सिर्फ एक्सेप्ट किसान बासमती जो 15 जून से 30 जून तक इसकी नर्सरी सोइंग करें, और ट्रांसप्लांटिंग जो है फिर 1 महीने के बाद कर दें। कोशिश करें कि किसान बासमती की नर्सरी जो है वो 25 दिन के बाद ही कर दें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन है। तो इसके अगर लेट हो जाएगा काम तो इसकी टिलरिंग जो है वो अफेक्ट कर जाती है। ठीक हो।
तो एक डॉक्टर साहब ये पहले सवाल पूछा गया था एक के कुछ लोग डबल क्रॉपिंग के लिए किसान को लगाना चाह रहे हैं, पहले अर्ली लगा के उसके बाद से फिर और भी बासमती वैरायटी लगाएंगे, तो इसके बारे में भी आपकी राय आप बेहतर कमेंट करते हैं। देखें सर, हम बासमती की जब हम बात करते हैं ना जी, तो मेन फोकस जो है वो क्वालिटी है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $1000 में अगर बासमती बिकती है कोर्स राइस के मुकाबले में, तो वो क्वालिटी के पैसे मिलते हैं। तो एक तो जो पहली फसल होगी उसकी क्वालिटी किसी तरह भी मैच नहीं कर पाएगी जो रिकमेंडेड टाइम की फसल होगी। दूसरा, वाटर अवेलेबिलिटी पहले ही हमारी कम हो रही है, लेकिन एनी हो अगर हम इसके ऊपर भी अमूमी तौर पे हम रिकमेंड तो नहीं करते हैं कि ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे आइंदा कुछ सालों में फिर आपको पेस्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, स्पेशली स्टेम बोरर, जिसके लिए 20 मई की एक जो है ना कट ऑफ डेट दी गई थी और इसके ऊपर लेजिस्लेट किया गया था। दूसरा सर, इनफर्टिलिटी कितनी का आ सकती है इसमें किसान में अगर ये अर्ली लगाएं हीट की वजह सर से? अगर फ्लावरिंग टाइम पे 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर चला जाएगा दिन का, और रात का टेम्परेचर तकरीबन 10 डिग्री के फर्क के साथ होता है, तो इससे आज से 2 साल पहले 2 साल नहीं, 3 साल पहले, गालबन 2019 की बात है, 19 में इतना 37 से अबव 39 तक टेम्परेचर गया था, तो लोगों की पैदावार किसी की 10 मन आई थी, किसी की 15 मन आई थी, तो इतना इफेक्ट हो जाता है मोर देन 50%। तो इसलिए रिस्क भी है और इसमें रिसोर्सेज के ज़ाया होने का भी है, प्लस हम अपने जो इकोसिस्टम के अंदर जो है वो पेस्ट को भी ऐड कर रहे होते हैं, वाटर का भी इसमें काफी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए के 2 फसलें। डॉक्टर साहब के सिगनल ड्रॉप हो गए। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी बहुत मेहरबानी। आई थिंक हम आपका फिर टाइम भी लेते रहेंगे, तो ओवर टू यू, बैक टू सॉरी सुंदर साहब, हम आपका टाइम बहुत ले रहे हैं, बैक टू यू। जी क्लोज कर लें जी, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया सवाल के जवाबात के लिए, पूछने के लिए, वो तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन मैकेनिकल और मैनुअल ट्रांसप्लांटिंग हमेशा से ही जो है ना वो हमारे पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट रहेगी, और इंशाल्लाह हम इसके ऊपर एक लंबी बहस करेंगे और सावी के प्लेटफॉर्म से ही करेंगे। और अभी के लिए जो आप सब लोगों की रिकमेंडेशन थी लोकल सीड के हवाले से, फिर सीड के ट्रीटमेंट के हवाले से कि हम उसको किस तरह ट्रीट करें, फिर उसके मतलब ज़मीन की तैयारी किस तरह करें और कौन से पैरामीटर राइट सही वक्त पर और सही तरीके से लगाना जो है वो किस कदर अहम है, ये अभी जो काम है इस टाइम पे हमारी चावल की जो पैदावार है उसकी पैदावार बढ़ाने में जो है वो यकीनी इकदामात हो सकते हैं। इसी के साथ जो है वो आप सभी लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए मैं आज की बैठक का जो है वो इख्तिताम करूँगी और आप सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह हम अगली बैठक में मुलाकात करेंगे। मज़ीद मालूमात और बर वक्त आगाही हासिल करने के लिए सावी के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ जुड़े रहें और सावी की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके फ़ायदा उठाएं।